हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसके बारे में पढ़ रहे थे और हम एनवायरनमेंट के इकोलॉजी का जो चैप्टर 2 है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसका नाम था एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट्स पार्ट। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ा। स्ट्रेटोस्फेयर जो हमने बताया कि 16 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई का होता है और इसमें जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है, जबकि हमने क्षोभमंडल में देखा था कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा था हाइट के साथ। ठीक है, और ये शांत क्षेत्र कहलाता है क्योंकि यहाँ पे सवर्णी और जो नमी वाली वायु होती है उनकी कमी होती है, यानी कि ज़्यादा तेज जो गति से बहने वाली पवन है वो यहाँ नहीं रहती है और ये मौसम रहित माना जाता है। और इसमें ओजोन परत की सघन लेयर होती है। ओजोन परत का 15 से 45 किलोमीटर तक का दायरा होता है, लेकिन 22 किलोमीटर पर इसकी सघनता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब जानते हैं कि ओजोन परत जो है उसका क्या कार्य है। ओजोन परत के अंदर O3 गैस होती है, यानी कि ओजोन। ऑक्सीजन में O2 यानी कि 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, लेकिन ओजोन में 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, इसलिए हम इसको O3 के नाम से जानते हैं। O3 जो है यानी कि ओजोन गैस जो है वो हमें सन्स की अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो है अगर वो डायरेक्ट सन पे अर्थ पे आएगी, अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हम कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ओजोन परत जो है वो हमारा रक्षा कवच कहलाता है। लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण है, वो इतना बढ़ गया है कि ओजोन में एक बहुत बड़ा छेद यानी कि एक बहुत बड़े हिस्से से ओजोन की जो लेयर है वो विरल हो गई है, यानी कि बहुत कम रह गई है। इसी को हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। तो ये है समताप मंडल। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है उसको मध्यमंडल कहते हैं। ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में फैला होता है और मध्यमंडल जो है उसमें तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ फिर से डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे इसमें तापमान घटता जाएगा। अगर हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्यमंडल का जो प्रमुख कार्य है वो सूर्य की किरणों को की रेडियो तरंगों को अवशोषित करना है, यानी कि सूर्य की किरणों से आने वाली जो रेडियो एक्टिव रेज है उनको अवशोषित करती है और मेसोस्फीयर पर्यावरण में हमारी सहायता करती है। उसके बाद में है थर्मोस्फीयर और इसको हम आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। थर्मोस्फीयर जो है उसको हिंदी में आयन मंडल या आयनोस्फीयर कहते हैं। ये 80 से 150 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है क्यों हम इसको आयन मंडल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुक्त आयन तथा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त आयन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पृथ्वी से जितनी भी रेडियो तरंगे भेजी जाती है वो वहाँ से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे हम रेडियो संचार में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। कोई भी वायुयान है वो किस दिशा में जा रहा है, उसको जो डायरेक्शन है उसमें आयन मंडल का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज हम फोन्स के द्वारा आपको स्टडी मटेरियल घर बैठे पहुंचा रहे हैं, वो भी एक आयन मंडल का ही देन है। हम टीवी देख रहे हैं, मतलब कई जितने भी रेडियो संचार में आने वाले उपकरण हैं वो सारे थर्मोस्फीयर की वजह से ही कार्य कर पाते हैं। थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो हम फिर से देखते हैं, सौरमंडल में जो है वो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, मेसोस्फीयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर फिर घटता है और थर्मोस्फीयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर फिर बढ़ता है। और इसके बाद में आती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है उसको हम बाह्य मंडल कहते हैं और उसके बाद आयन मंडल के बाद का जो स्पेस तक का है वो सारा एक्सोस्फीयर कहलाता है। तो ये तो हो गई एटमॉस्फेयर की बातें कि एटमॉस्फेयर क्या कार्य करता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइकिल्स ऑफ मेन एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक गैसेस। बच्चों, मैं यहाँ आपको MDS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो उसकी प्लांट इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स है उसकी फर्स्ट सेकंड चैप्टर जिस हिसाब से है उसी हिसाब से मैं अपने नोट्स बनाकर आपको स्टडी मटेरियल और आपको इजी लैंग्वेज में ये मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल वे साइकिल है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस
और एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है उनका किस तरह से वायु एनवायरनमेंट से वो हम ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो किस तरह से वापस इस एनवायरनमेंट को प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और इसी को हम एटमॉस्फेयर गैसेस का बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसका नाम बायो जियोकेमिकल क्यों पड़ा। बायो का अर्थ होता है सजीव, जियो का अर्थ होता है रॉक यानी कि चट्टान, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब जियो के अंदर आता है। जियो का मतलब है भौगोलिक स्थिति। उसके बाद में केमिकल्स यानी कि मटेरियल या न्यूट्रिशनल थिंग्स जिसका चक्रण हो रहा है, और साइकिल यानी कि पाथ, उसका रास्ता। मेन रूप से बायो जियो केमिकल साइकिल्स दो तरह के होते हैं, गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसेस साइकिल जो है नाम से पता चला कि ये गैसेस होगी, इसके अंदर कार्बन, सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका किस तरह से एनवायरनमेंट से चक्रण हमारे तक और हमसे चक्रण जो है एनवायरनमेंट तक है, वो गैसेस साइकिल है। गैसेस साइकिल का जो मेन सोर्स होता है वो एटमॉस्फेयर है या हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल यानी कि जो तत्व होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, उन तत्वों का पुनः किस तरह से पर्यावरण और पर्यावरण से सजीवों में चक्रण होता है। इसमें हम सल्फर और फॉस्फोरस के एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका सोर्स है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल जो है, अब पहले तो हम समझते हैं कि कार्बन सजीवों में किस तरह का मेन रोल निभाती है। कार्बन हम सब जानते हैं कि जीवों के प्रत्येक कार्बनिक घटक में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन का जो प्रमुख स्रोत होता है वो वायुमंडल, महासागर, कार्बोनेट की चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि है। इनमें से प्रमुख जो कार्बन है उस वायुमंडल में CO2 गैस के रूप में होता है। जितने भी स्वकोषी पादप है वो वायुमंडल में CO2 को लेकर अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य बनाते हैं, और इसी खाद्य पर पूरी प्रकृति के दूसरे सजीव निर्भर है, जिन्हें हम कंज्यूमर या उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। मांसाहारी जीव भी जो है वो शाकाहारी जीवों से कार्बनिक भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो स्वकोषी पादप है उन पर शाकाहारी जीव निर्भर रहते हैं कार्बनिक पदार्थ के लिए, और मांसाहारी है वो शाकाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण या श्वसन के द्वारा हम पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल को देते हैं। इसी तरह से इसका चक्र चलता रहता है। मैं आपको चित्र के द्वारा कार्बन साइकिल समझाती हूँ तो और इजी से समझ में। ये देखिए बच्चों, ये प्लांट्स है। एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में जो प्लांट है उन एटमॉस्फेरिक जो CO2 है उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपने अंदर लेते हैं, भोजन बनाते हैं। उसी भोजन को प्लांट के द्वारा एनिमल में पहुंचाते हैं। एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अब प्लांट और एनिमल दोनों ही जब डेथ हो जाती है, इनकी डिट्रेस होती है, तो माइक्रोब्स के द्वारा इनका डिकम्पोजिशन होता है और पुनः ये सॉइल सॉल्यूशन में पहुँच जाते हैं। और अगर सॉइल सॉल्यूशन में कोई माइक्रोब्स है तो वो भी रेस्पिरेशन करते हैं और पुनः CO2 को वे एटमॉस्फेयर में पहुंचाते हैं। अगर प्लांट्स जो है वो कई सालों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं तो उनका फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म फ्यूल बनेगा, जो कार्बन पेट्रोलियम के रूप से जाना जाता है। और जो ईंधन जो होते हैं जैसे ये पेट्रोलियम है, कोयला है, और इनको हम जलाते हैं तो इससे जो फॉसिल्स फ्यूल होती है उससे वापस बर्निंग होगी और CO2 एटमॉस्फेयर को पहुंच जाएगी। इस तरह से बच्चों ये CO2 जो है इसका चक्रण चलता रहता है। तो ये हो गया कार्बन साइकिल। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो साइकिल आएगा वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है बच्चों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे भी तुम्हारे जैसे BSc के बाद MSc में भी इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और नाइट्रोजन जो है वो पौधों के अंदर प्रोटीन का एक बहुत बड़ा भाग होता है। प्रोटीन के अंदर एन जो नाइट्रोजन की कमी मतलब नाइट्रोजन का कंपोनेंट है वो बहुत बड़ा रूप में रोल निभाता है, इसलिए नाइट्रोजन का साइकिल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन जो है वो प्रकृति वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है, 78% है। लेकिन जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। पौधे हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट यानी कि NO3 के ऊपर माइनस की घात उस रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये कैसे अपने इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट के रूप में इसको बदलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग पद है उनके हम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। नाइट्रोजन साइकिल का जो सबसे बड़ा स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेप है, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन जो है
उसको बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा अमोनिया या अमीनो अम्लों में बदला जाता है। अमोनिया जो है यानी कि अमोनिया तो आप सबको जानते हैं NH4 प्लस। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसमें एनोबिना, ओलोसेरिया, नोस्टॉक इत्यादि होती है। और बैक्टीरिया के अंदर राइजोबियम, एरोराइजोबियम इत्यादि पाए जाते हैं। फ्रैंकिया, क्लोस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर, ये सारे बैक्टीरिया जो है ये मिलकर नाइट्रोजन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। तो आशा है पहला पद आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तरह से होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया है उनके द्वारा अमोनिया या अमीनो अम्लों में बदलती है। सेकंड जो स्टेप है वो नाइट्रिफिकेशन, यानी कि अब अमोनिया तो हो गई, अब इसको नाइट्राइट में कैसे बदले। तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। और उसके बाद नाइट्रोबैक्टर, यहाँ पे मैंने A और B लिखा है, तो अमोनिया जो है उसको नाइट्राइट में बदलने का कार्य बैक्टीरिया ए नाइट्रोसोमोनास है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर का कार्य होता है। तो नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदलता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी कि नाइट्रेट तो पौधों ने ग्रहण कर लिया, अब उस पौधे जो है उस नाइट्रेट को किस रूप में लेंगे, तो वो अपना भोजन जो बनाएंगे उसको प्रोटीन के रूप में वे संग्रहित करते हैं। अब जो ये प्रोटीन है ये कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगा, कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा। और कंज्यूमर्स की जब डेथ होगी या उनका डिके होगा तो डिके के बाद ये लीटर में बदलेगा और लीटर के बाद में ये बैसिलस वल्गेरिस नाम की बैक्टीरिया के द्वारा अब फिर पुनः अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है कि जो पौधे हैं उन्होंने नाइट्रेट को अपने अंदर ग्रहण किया और फिर उसका भोजन मतलब बनाया, और भोजन जो है वो प्रोटीन के रूप में उनमें संग्रहित होता है। और हम सब जानते हैं कि शाकाहारी जो पादप है या जो शाकाहारी जीव है वो पौधों पर अपने भोजन हेतु निर्भर है। और जब उन कंज्यूमर में प्रोटीन जो पहुंचेगा और आगे से आगे हर उपभोक्ता के पास पहुंचेगा और जब उसका डेथ डिके हो जाएगा तो लीटर जो है उसके द्वारा अमोनिया में बदलने का कार्य बैसिलस वल्गेरिस करता है। अब जो अमोनिया है उससे पुनः नाइट्रोजन कैसे बनेगी, तो इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी कि विनाइट्रीकरण। यह भी जीवाणुओं के द्वारा होने वाली घटना है या पद है। अमोनिया जो है उसको नाइट्रोजन में बदलने का कार्य थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंट्स या स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंट्स बैक्टीरिया करते हैं। तो ये हो गए नाइट्रोजन के 5 पद। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको इसको पाथ से समझाती हूँ, साइकिल से बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, दिख रहा है आपको। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो सॉइल के अंदर अमोनिया में बदला गया और मैंने आपको बता दिया है कौन से बैक्टीरिया हैं। उसके बाद में सॉइल अमोनिया जो है उसको नाइट्रोमोनास जो है वो नाइट्रोसोमोनास जो है वो सॉइल नाइट्राइट में बदलता है। उसके बाद में नाइट्रोबैक्टर है वो सॉइल नाइट्रेट में बदलता है। सॉइल नाइट्रेट जो है वो प्लांट्स में प्रोटीन के रूप में संग्रहित रहता है और उसको फिर कंज्यूमर लेते हैं। जब कंज्यूमर या प्लांट्स का डिके हो जाता है तो ये डिटेरियस यानी कि अपघटन जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है और पुनः जो है अमोनिया यहाँ सॉइल में पहुंच जाती है, जिसका डीनाइट्रिफिकेशन होकर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल जाता है। और यहाँ पे देखिए सॉइल नाइट्रेट है वो कभी कभी डायरेक्ट डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल जाता है। आप इसको एक बार इजी लैंग्वेज में अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। सॉइल नाइट्रेट जो है वो कई बार वर्षा के द्वारा उसका रन ऑफ सीपेज भी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बाद में हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल जो है ये भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है। इसका जो मेन सोर्स है वो रॉक्स लिथोस्फीयर है। पौधे जो होते हैं वो फॉस्फोरस को डायरेक्ट अपने अंदर इनटेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्लांट जो है वो फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट PO4 की घात -3 में बदलते हैं। फॉस्फोरस का जो मुख्य स्रोत है वो चट्टानें हैं, मैंने आपको बताया। तो चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो फॉस्फेट जो है वो मृदा में मुक्त होता है, जिसको पादप अवशोषित करते हैं। फॉस्फेट जो है वो प्राणियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है और जीव जो होते हैं उसकी मृत्यु के बाद अपघटन जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है उसे पुनः वातावरण में मिल जाता है। समुद्र में जो भी पक्षी, जैसे समुद्र में जो चट्टानें होती है उनका अपक्षय होता रहता है। इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे हमने पहले भी नाम लिया सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट से जो होती है वो क्या होता है, जब एक चट्टान जो है वो दूसरी चट्टान में रूपांतरित होती है, लंबे समय तक इस तरह से मतलब बनती रहती है, तो उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और अवसादी चक्र क्या होता है,
जब कोई तत्व जो है वो एक जैसे समुद्र है, समुद्र के द्वारा वो चट्टान में रूपांतरित हो जाता है और लंबे समय तक वो चक्र से अलग हो जाता है, तो उसे हम अवसादी चक्र कहते हैं। क्योंकि चट्टानें पृथ्वी की उथल पुथल जो सतह होती है उस पर पाई जाती है। अब जैसे हम फास्फोरस की बात कर रहे थे, तो जो चट्टानें हैं समुद्र के किनारों पर, वहाँ पे कई सारे जो पक्षी होते हैं वो अपनी बीड्स और उत्सर्जित पदार्थ रखते हैं। उनके उत्सर्जित पदार्थ जो है वो चट्टानों पर गिरते रहते हैं और जमते रहते हैं। और समुद्री पंछियों के जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको हम गुआनो कहते हैं। और इस तरह से मृदा में फॉस्फोरस पुनः मिलता रहता है। तो पादप मृदा से जो है फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये फॉस्फोरस साइकिल हो गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जल चक्र, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन चक्र और फॉस्फोरस चक्र में क्या अंतर है। बरसात के द्वारा वायुमंडल में फॉस्फोरस का निवेश जो है वो कार्बन के निवेश की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, तथा जीवों और पर्यावरण के बीच में फॉस्फोरस गैस का विनिमय भी बिल्कुल कम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। वाटर साइकिल जो है उसे हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र उसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। पहले हम फॉस्फोरस का चक्र जो है चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये देखिए आप कि जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर है उनसे कंज्यूमर की तरफ फास्फोरस जाता है, फिर कंज्यूमर का जब डिके हो जाता है तो वो सॉइल सॉल्यूशन में मिल जाते हैं। और सॉइल सॉल्यूशन जो है उसमें फॉस्फोरस का एक दूसरा स्रोत है रॉक्स मिनरल की वेदरिंग के द्वारा। इन चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो उसके द्वारा भी सॉइल सॉल्यूशन में फॉस्फोरस पहुंच जाता है। और सॉइल सॉल्यूशन के द्वारा प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? प्लांट। तो प्लांट में भी ये फॉस्फोरस जाता रहता है। इसको आप एकदम क्लियर देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है वो भी बहुत इजी है। जल जो है वो समुद्र, हम जानते हैं कि जल का जो मेन सोर्स है वो बरसात है। तो जब बरसात के द्वारा वर्षण होती है तो समुद्र का पानी, बादलों से जो पानी है वर्षा के द्वारा धरती पर आता है। धरती में आने के बाद वो चट्टानों पर से होता हुआ हमारे समुद्रों में मिल जाता है। और जो पानी धरती के अंदर है वो कई जो भूमंडल के अंदर भी चला जाता है तो वो भूजलीय कहलाता है। और वापस इस समुद्र से जो इवेपोरेशन के द्वारा पानी जो है वो क्लाउड के रूप में होता है और क्लाउड से फिर वर्षा होती है। तो वर्षण और वाष्पोत्सर्जन ये प्रक्रिया आपस में चलती रहती है और इस तरह से जो जल है वह जीवों तक पहुंचता है। जीवधारियों में जल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबको पता है हमारा पूरा शरीर 70% जो है वो जल से बना होता है। जल चक्र के बारे में सबसे पहले पी रोगर ने बताया था। ये देखो बच्चों, ओके, थैंक यू।